नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, ये आपकी जो परीक्षा हैं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ, एआरओ, वीडियो, इसके अलावा उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जहाँ जहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप की सहायता से मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। अभी तक ही हमारा जो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वही चल रहा है, इसी को कंटिन्यू हम करेंगे। तो अभी तक आपने देखा भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनमें सबसे पहले पुर्तगाल थी। तो पुर्तगाल के बारे में डिटेल में आपने सब पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो कंपनी आई थी वो डच आई थी, उसके बाद अंग्रेज आई थी। तो फ़िलहाल अभी हम डच और अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों के बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारी हम आपको देंगे, जो एज ए यूरोपीय कंपनियाँ जब भारत में आई थी। आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों से संबंधित पूरा आधुनिक भारत का इतिहास ही है। ठीक है, तो फ़िलहाल अंग्रेज़ों के बारे में जो स्टार्टिंग वाली जानकारी वो देंगे, फिर डेनिश के बारे में, फिर फ्रांसीसियों के बारे में। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो अंग्रेज़ों से संबंधित है, आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए डच के बारे में आपको बताते हैं। डच के बारे में ये मैप में आप देख रहे हैं, ये जगह जूम करके दिखाऊं मैं क्या? देखिए ये जगह जर्मनी के बगल में, ये जगह देख रहे हैं, ये है नीदरलैंड। यहाँ से आए थे ये डच वासी, नीदरलैंड के निवासी थे डच। तो ये यहाँ से इस रास्ते से भारत में आए थे। हालांकि भारत जाने से पहले शुरुआत में ये सुमात्रा द्वीप, आप देख रहे हैं सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का जो द्वीप है, सबसे पहले यहाँ गए थे। उसके 2 साल के बाद ये लोग भारत में आए थे। उसके 2 साल के बाद भारत में आए थे। तो 1596 ईस्वी में एक डच था जिसका नाम था कॉर्नेलिस दे हाउटमान। ये सबसे पहले सुमात्रा द्वीप पर गया था। पूर्व दिशा में सबसे पहले इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ पर ये गया था। तो उसके 2 वर्षों के बाद डच यहाँ से भारत में आए। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने 1602 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी यहाँ स्थापित की, और इनको 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला था इनकी गवर्नमेंट से। इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा इनकी कंपनी को भारत में 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला था। उस कंपनी का मूल नाम इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इस कंपनी का नाम था वेरिनिग्ड ऊस्ट इंडीज कंपनी, ये इसका नाम था डच कंपनी का। अब डचों के लिए जो कंपटीशन है ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि इनके आने के, आप देख रहे हैं क्या, इनके आने के लगभग 100 वर्ष पहले ही पुर्तगाली यहाँ पर आके डेरा जमा चुके हैं, और उनकी नौसेना इतनी मजबूत है तो इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है बच्चों जो सुमात्रा द्वीप गया था, कॉर्नेलिस दे हाउटमान, ये यही व्यक्ति है जो सबसे पहले सुमात्रा द्वीप गया था। और जब भारत में सेटल हो गए ये, उन्होंने भारत में फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। तो इनकी पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए ये मसूलीपट्टनम, यहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1609 ईस्वी में पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर देख लीजिए तमिलनाडु में पुलिकट में फैक्ट्री लगाई। फिर 1616 ईस्वी में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई अपनी, यहाँ सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1616 ईस्वी में लगाई। इसके अलावा बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। ये आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है बिमलीपट्टनम, यहाँ पर इन्होंने 1641 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई। इसके अलावा 1645 ईस्वी में कराईकल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, ये तमिलनाडु में देख रहे हैं कराईकल, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री इन्होंने 1645 में लगाई। उसके बंगाल वाले इलाके में चिनसुरा 1653 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। हुगली के पास चिनसुरा, वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। बेदारा भी वहीं पर है। तो बेदारा का युद्ध आपको याद रखना होता है, जो चिनसुरा के पास है। इस युद्ध का नाम बेदारा का युद्ध भी कहते हैं, इसको चिनसुरा का भी युद्ध कहते हैं, और हुगली का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। ये युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के बीच में। तो इस युद्ध के बाद बेदार कर दिया था, एक तरीके से डचों को बेकार कर दिया था पूरा।
ठीक, वो आगे हम चर्चा करेंगे। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली। देखिए कासिम बाजार बंगाल वाले इलाके में इनकी जो फैक्ट्री है बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने लगभग 3000 भारतीयों को वहाँ पर काम पर रखा हुआ था। और इनकी अगर बात करें डचों की, ये अंग्रेज़ों से अगर तुलना करें ना, तो अंग्रेज़ों जितना ये निर्दयी नहीं थे, जितना निर्दयी अंग्रेज़ थे उतना निर्दयी ये नहीं थे। ये भारतीयों को काम भी दे रहे थे और उनके साथ ठीक ठाक व्यवहार कर रहे थे। कासिम बाज़ार में इनकी जो फैक्ट्री खोली थी इन्होंने, उसमें 3000 से ज़्यादा लोग काम करते थे। इसके अलावा नागपट्टनम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। ये तो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं। उससे 1663 ईस्वी में कोचीन में भी इनकी फैक्ट्री खुली थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, प्रथम फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में है। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियाँ याद रख सकते हैं आप। इसके बाद भारत में डच किस किस का व्यवहार करते थे, किस चीज़ को खरीद के लेकर जा रहे थे ये डच जो भारत में सूती कपड़ा, रेशम वस्त्र, धागा, मसाला, नील, अफीम, चीनी, शोरा, इन सभी को खरीद कर ये भारत से लेकर जाते थे। और इसके बदले भारत को क्या देते थे, भारत के लिए क्या लेकर आते थे ये? सोना, चांदी, पारा, कांच की वस्तुएं, ऊन, ये सब भारत में ये लेकर आते थे। तो डचों का व्यापार से संबंधित चीज़ें आप याद कर लीजिए। स्थानीय लोगों को इन्होंने व्यापार भी दिया था। भारत के लोगों के साथ इनका ठीक ठाक व्यवहार था। आपको बताया कासिम बाज़ार में जो इनकी फैक्ट्री थी, जो सूती कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी, वहाँ पर 3000 से अधिक लोगों को इन्होंने रोजगार दिया था। इसके बाद 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों और डचों की भिड़ंत होती है बेदारा में। बंगाल में जगह पड़ती है हुगली के पास। तो इस युद्ध को बेदारा का युद्ध कहते हैं। 3 नामों से जानते हैं इस युद्ध को। 1759 में महत्वपूर्ण युद्ध है। बैटल ऑफ हुगली भी इसको कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली। और इसके अलावा चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं इसको, बैटल ऑफ चिंसूरा, चिंसूरा का युद्ध। ये युद्ध आप देख रहे हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद लगभग डचों का भारत में अस्तित्व समाप्ति हो गया था। डच खतरे में 1667 में ही पड़ गए थे बच्चों, 1667 में। यहाँ से लगभग 90 वर्ष पहले की बात है। तो अंग्रेज और डचों के बीच में संधि हुई थी। अंग्रेज और डचों के बीच में संधि हुई थी। इस संधि के तहत ये निर्धारित किया गया था कि भैया जो मुख्य फैक्ट्रियां हैं भारत की, वो अंग्रेज़ों को दे देंगे डच। और इसके अलावा इंडोनेशिया जो था, इंडोनेशिया में जो फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की, वो डचों को दे देंगे। कहने का भाव है कि डचों को ये कह दिया कि आप इंडोनेशिया में व्यापार करो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, हम भारत में व्यापार करते हैं, आप हमें नहीं छेड़ना। लेकिन उसके बाद भी युद्ध होते रहे इनके बीच में। तो फाइनली 1759 में जो बेदारा का युद्ध होता है, उसमें बेदारदार कर देते हैं। ठीक है, बेकार कर देते हैं। याद करने के लिए कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं। तो ये थी कहानी डचों की। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड वाले, अंग्रेज आते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री स्थापित हो गई थी, उनको परमिशन 1600 ही ईस्वी में मिल गई थी। 1599 के आसपास कई सारे लोगों ने एक कंपनी स्थापित करने की सोची और उनको 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा फरमान भी जारी कर दिया गया था कि हाँ भैया, आप पूर्व दिशा में, जो केप ऑफ गुड होप है, इसके पूर्व दिशा में जो देश है, वहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं 15 वर्षों के लिए। आपकी मोनोपोली होगी, अर्थात इंग्लैंड से कोई भी दूसरी कंपनी वहाँ पर नहीं जाएगी। और आप जानते हैं ये यहाँ से आए थे, यूके से आए थे, इस रास्ते से आए थे बेचारे। लेकिन इनका भी आना इतना आसान नहीं था। इनका भी आना जो है इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पर नेवी है पुर्तगालियों की बहुत मजबूत थी। तो जैसे तैसे ये आए, इसी कारण तो इनको इतना समय लग गया। 1600 ईस्वी में ही सब कुछ इनको अधिकार मिल गए, लेकिन 8 वर्ष लग गया
इसी पुर्तगालियों की नेवी की वजह से, मजबूती की वजह से। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये कंपनी का मूल नाम था, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आए थे। तो 1608 ईस्वी में ये भारत में एंटर कर चुके थे। अभी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल जो इनकी कंपनी स्थापित हुई थी वो आप समझ लीजिए। कंपनी जिन लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी, जो शेयर होल्डर थे, उनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये वो लोग थे जो मालिक थे, जिन्होंने शेयर अपने दिए थे कंपनी खोलने के लिए, जो शेयर होल्डर थे कंपनी में। इसके अलावा इन लोगों ने कंपनी को चलाने के लिए 24 लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया था जो बहुत इंटेलिजेंट थे कि उन लोगों को ये अधिकार दिया गया था कि आप कंपनी को चलाइए। बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का 24 लोगों का ग्रुप था। इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये इंग्लैंड में रहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये इंग्लैंड में रहते थे। इंग्लैंड में रहकर कंपनी को संभाल रहे थे। और कंपनी ने इंग्लैंड के अंदर अपना सबसे बड़ा अधिकारी, इंडिया के अंदर अपना सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया था, जिसे गवर्नर कहते थे। तो इंडिया में संभालने का काम गवर्नर कर रहा था। तो ये देख लीजिए, ऊपर से नीचे पूरा स्ट्रक्चर है कंपनी का। पहले तो मालिक हैं, मालिकों ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की हुई है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह देते हैं। और इन्होंने गवर्नर को इंडिया में नियुक्त किया गया, जो कंपनी का सबसे बड़ा मालिक था। तो ये इंग्लैंड में ही रहते थे। ये इंग्लैंड में ही रहकर कंपनी को संभालते थे, जबकि गवर्नर इंडिया में रहता था। उसके बाद देखिए, जैसे तैसे ये 1608 ईस्वी में सूरत में पहुँचे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ से सूरत में पहुंचा, उस जहाज़ का नाम था हेक्टर नामक जहाज़ से ये सूरत में पहुंचा 1608 ईस्वी में। और वहां से मुग़ल दरबार आगरा में गया। तो इसको लगभग कुछ महीने लग गए। तो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और फरियाद की कि भैया आपने पुर्तगालियों को यहाँ पर परमिशन दी है, डच भी आ गए हैं, अब हमको भी परमिशन दी जाए, हम भी यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, हमको भी कहीं फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो जहांगीर ने इससे इम्प्रेस होकर इसको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी। कहाँ पे आप जानते हैं? सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं, ये जहांगीर ने अनुमति दे दी। और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को इस जहांगीर ने, इंग्लिश खां की। तो सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन सूरत में ऑलरेडी पुर्तगाली छाए हुए थे, तो इनको फैक्ट्री बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। जो इनको परमिशन मिली थी ना, वो उसके तहत फैक्ट्री बना ही नहीं पाए। तो इन्होंने हार कर ये गए, आंध्र प्रदेश वाले तट पर गए। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अस्थाई फैक्ट्री खोली 1611 ईस्वी में। इनको भले ही सूरत में फैक्ट्री बनाने का जो है परमिशन मिली थी, लेकिन फैक्ट्री नहीं बना पाए तत्कालीन। और ये मसूलीपट्टनम में चले गए। देखिए, सूरत से चले गए ये मसूलीपट्टनम में। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने अस्थाई फैक्ट्री खोली। याद रखिए, अस्थाई फैक्ट्री खोली। और मसूलीपट्टनम में जब स्थाई फैक्ट्री खोलेंगे 5 साल के बाद, 1616 में स्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ये खोलते हैं। तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री खोली। जैसे समझ सकते हैं कि टेंट सेंट लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन 1612 ईस्वी में एक ऐसी घटना होती है, इसे स्वाली का युद्ध कहते हैं। इस स्वाली के युद्ध का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व है कैप्टन बेस्ट ने किया था। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। पुर्तगालियों के जो जहाजी बेड़े थे उनको बुरी तरीके से हराया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था।
तो इससे इम्प्रेस हो गया था जहांगीर और दोबारा से इनको परमिशन मिल गई सूरत में फैक्ट्री खोलने की। तो फाइनली 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खुली। अब बात आती है परीक्षा की। परीक्षा में पूछा जाएगा कि भैया अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। तो याद रखिए ऑप्शन में जब सूरत आता है तो मसूलीपट्टनम बिल्कुल नहीं आता है, ये नोट कर लीजिएगा। जितनी बार भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है आप नोट करके देख लीजिए कि मसूलीपट्टनम और सूरत कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं आए हैं। मसूलीपट्टनम आया है तो सूरत ऑप्शन में नहीं आया है, तो मसूलीपट्टनम आपको टिक कर देना होता है। अगर सूरत ऑप्शन में आता है तो मसूलीपट्टनम नहीं आता है, क्योंकि हकीकत आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है, अगर सूरत मसूलीपट्टनम दोनों आएगा। अगर सूरत किसी ने क्लिक किया है, किसी ने मसूलीपट्टनम टिक किया है, उसका भी गलत नहीं है, क्योंकि पहली फैक्ट्री भले अस्थाई फैक्ट्री हो, खोली तो सही मसूलीपट्टनम में। तो दोनों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन में ये सूरत ही आता है, ज़्यादातर ऑप्शन में सूरत ही आता है। उसके बाद 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार ने अपना एक राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार में, टॉमस रो उद्देश्य से आया था, बहुत अधिक परमिशन लेने के उद्देश्य से आया था, लेकिन इसका जो ये टूर है ये फेल हो जाता है। यहाँ का जो सफ़र करके आया था तो जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत ही परमिशन इसको मिल पाई थी और 2-3 वर्षों के बाद यहाँ से चला गया और इसका जो यहाँ का जो सफ़र है वो इसका फेल माना जाता है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद बच्चों बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री कब खोली? तो हुगली में 1651 ईस्वी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय 1651 में जो सेंटर पर मुग़ल शासक था वो शाहजहाँ था। आगरा में जो शासक बैठा था शाहजहाँ था। ठीक, और शाहजहाँ ने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया हुआ था बंगाल में जो गवर्नर था इसी का बेटा शाह शुजा था। बंगाल में शाहजहाँ का ही बेटा शाह शुजा था। तो शाह शुजा ने इस बंगाल में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति अंग्रेज़ों को दे दी और इसके अलावा 3000 रुपये सालाना के चलते इनको मुक्त व्यापार करने का फरमान भी जारी कर दिया। मुक्त व्यापार, हालांकि छोटा ही फरमान था। मुक्त व्यापार का फरमान मतलब कि बिना टैक्स दिए ये शाह शुजा वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, मतलब व्यापार बंगाल के कुछ इलाकों में। ठीक, तो इसके बाद बच्चों एक ऐसी घटना होती है जिसके चलते अंग्रेज़ जो है वो बहुत मजबूत और हो जाते हैं। 1662 ईस्वी में, ये 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे उस समय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, दोनों की शादी आपस में हो जाती है। दोनों की जब शादी होती है तो पुर्तगाली क्या करते हैं, जो दहेज में बम्बई, भारत का जो बम्बई है वो चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे देते हैं, जैसे इनके बाप का हो, कुछ भी उठाकर दे दिया भैया, तो बम्बई इनको दे देते हैं। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बम्बई को 6 वर्षों के बाद किराए पर दे दिया। किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। हैरानी होगी आपको जानकर कि मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर बम्बई किराए पे मिल गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी बहुत बड़ी, गुजरात ये सब आज का जो महाराष्ट्र मिलाकर ये बन गया था प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर इन्होंने अपना मुख्य अड्डा बना लिया। साउथ वाला जो इलाका था इनका, प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र था, यहाँ पर सबसे मेन अड्डा इनका बम्बई प्रेसिडेंसी था और पूर्व में बंगाल प्रेसिडेंसी हो जाता है आगे चलकर। तो बम्बई इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक, इसके अलावा गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। आपको मालूम है कि साउथ में 2 महत्वपूर्ण साम्राज्य हुए हैं, एक हिंदू साम्राज्य, एक मुस्लिम साम्राज्य। हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था और मुस्लिम साम्राज्य बहमनी साम्राज्य था। आगे चलकर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट जाता है, गोलकुंडा, बीदर, बरार, इसके अलावा अहमदनगर,
और इसके अलावा एक और है बीजापुर। ये 5 भागों में बढ़ जाता है। उसमें एक गोलकुंडा है। गोलकुंडा का शासक उस समय अब्दुल कुतुब शाह था। इसने मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी अपने इलाके में। ठीक है, कुछ पैसे लेकर हर वर्ष किराए पे तो मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। मुक्त व्यापार मतलब बिना टैक्स दिए 1 साल के लिए बिना टैक्स दिए व्यापार मिल गया इनको। इसके बाद बच्चों 1686 में घटना होती है। इस समय सेंटर पे औरंगजेब है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब शासक है। औरंगजेब ने हुगली में से अंग्रेज़ों को भगा दिया। हुगली से अंग्रेज़ों को भगा दिया। घटना ये होती है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड पर यहाँ पर जो गवर्नर है इस समय शाइस्ता खां है। क्या नाम है इसका? शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां इस समय 1681 में गवर्नर है। तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, शाइस्ता खां के दरबार में गए, बोले कि भैया आपके जो मुग़ल हैं वो हमसे बार बार टैक्स मांग रहे हैं, जबकि आपको पता है कि शाह शुजा ने 300 रुपये हर वर्ष जो हमसे डील की हुई है कि 3000 हर वर्ष लेकर मुक्त व्यापार करने देंगे, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको समझा लीजिए। लेकिन शाइस्ता खां इनकी बात नहीं मानता है। तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आता है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, बंगाल वाले इलाके में मनमानी करना शुरू कर देते हैं और 3000 जो हर वर्ष दे रहे थे ना वो भी नहीं देते हैं और लूटना शुरू कर देते हैं, लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। जब ये बात सेंटर में औरंगजेब को पता लगती है तो औरंगजेब वहाँ पे सैनिक सहायता से अंग्रेज़ों को भगा देता है, अंग्रेज़ों को हुगली से भगा देता है। लेकिन बाद में एक अंग्रेज़ आया, उसने सुलह करवा दिया। मुग़लों और अंग्रेज़ों के बीच में सुलह करवा दिया। किसने करवाया? जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने इनके बीच में सुलह करवा दिया। और सुलह जब हो गया तो इनकी किस्मत जागी और 1698 ईस्वी में 3 गांव हैं, सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर। ये तीनों गांव मिलकर आगे चलकर कलकत्ता का रूप धारण किए। कलकत्ता यही बने थे। कलकत्ता इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर बना था। तो सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर ये तीनों गांव एक ज़मींदार के अधीन थे। उस ज़मींदार ने पूरा अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया कि यहाँ पर राजस्व वसूलने का। ठीक है, राजस्व वसूलने का, अर्थात यहाँ की जो ज़मींदारी है वो अंग्रेज़ों को मिल गई। तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब ज़मींदारी मिल गई कि यहाँ से टैक्स वसूल के किसको देने हैं? मुग़लों को देने हैं। टैक्स वसूल के मुग़लों को देने हैं, लेकिन उसका बहुत गलत इस्तेमाल इन्होंने किया। और यहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। और सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर आगे चलकर कलकत्ता बन गए। जब यहाँ फोर्ट विलियम की स्थापना हो गई और यहीं पर चलकर आगे बंगाल प्रेसिडेंसी, इनका जो मुख्य अड्डा है पूर्व दिशा में, वो यहाँ बन जाता है। ठीक, उसके बाद बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कि 1715 ईस्वी में फारुखशियर होता है मुग़ल शासक। क्योंकि 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी सभी थे बहुत कमज़ोर थे। उनका एक लेक्चर है, आगे मैं पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर ही है, उत्तर मुग़ल काल या औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक, उनके बारे में पढ़ाऊँगा। तो 1715 की बात है। फारुखशियर उस समय मुग़ल शासक था। तो इसके दरबार में जॉन सरमन, एक अंग्रेज़ जॉर्ज सरमन था, उसके नेतृत्व में एक मिशन फारुखशियर के दरबार में आया। ये देख लीजिए, मिशन आया। और इनके साथ एक डॉक्टर भी आया, डॉक्टर हैमिल्टन। और उस समय फारुखशियर एक बहुत तगड़ी बीमारी से जूझ भी रहा था। तो उस डॉक्टर हैमिल्टन ने फारुखशियर की बीमारी का हल कर दिया। और फारुखशियर इतना खुश हो गया कि उसको पहले लग रहा था कि भैया मैं बचूंगा नहीं, मुझे बहुत तगड़ी बीमारी है। लेकिन फारुखशियर इतना खुश हो गया, उसने ऐसा फरमान दे दिया 1717 ईस्वी में, जिसे शाही फरमान कहा जाता है। अंग्रेज़ इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। कई अंग्रेज़ अधिकारी जब अपनी पुस्तकें लिखे हैं
इंग्लैंड में जाकर उन्होंने लिखा है कि अगर ये शाही फरमान ना होता तो हम बंगाल पर अधिकार नहीं कर पाते। 1717 में जो शाही फरमान था इसका इतना मिसयूज़ अंग्रेज़ों ने किया, इतना मिसयूज़ किया कि पूरे बंगाल को उन्होंने अपने अधिकार में आगे चलकर कर लिया था। ये शाही फरमान क्या था? मात्र 3000 रुपये वार्षिक देना है अंग्रेज़ों ने जो है फारुखशियर को। इसके बदले में उनको क्या मिलेगा? बंगाल के पूरे क्षेत्र में चुंगी मुक्त व्यापार मिल जाएगा। मतलब कोई रोक टोक उनको नहीं होगा और चुंगी मुक्त व्यापार मिलेगा। मतलब कहीं चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, कहीं कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये व्यापार मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन दस्तक का भी अधिकार दे दिया। मतलब दस्तक का अधिकार, पास बनाने का अधिकार उन्होंने दे दिया। मतलब अब अंग्रेज पास बनाकर दे देते थे, उसकी वैल्यू उतनी ही होती थी जो मुग़लों ने पास बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे पर्सनल व्यापार में भी बढ़ावा मिला। उसी पास का इस्तेमाल करके कई अधिकारियों ने अपने पर्सनल व्यापार भी करना शुरू कर दिए। और इस पास का भी, दस्तक का भी बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। इस गलत इस्तेमाल इन द सेंस कैसे किया गया? गलत इस्तेमाल इससे ऐसे किया गया कि बाकी जो यूरोपीय कंपनी दूसरी हैं उनको भी ये लोग पास बना कर दे देते थे और उनसे पैसे वसूल लिया करते थे, ठीक है। जबकि इनको ये अधिकार नहीं था, लेकिन गलत इस्तेमाल उन्होंने किया। इसके अलावा कंपनी के सिक्के अब मुग़ल क्षेत्र में भी चलने लग गए। ये तो सबसे बड़ा फरमान था। मतलब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की टकसाल थी बम्बई में इनकी टकसाल थी, मतलब जहाँ पैसे बनते हैं, तो जहाँ सिक्के बनते हैं, जो इनकी मुद्राएं बन रही थी वो अब पूरे मुग़ल क्षेत्र में लागू होंगी। जहाँ जहाँ मुग़ल शासक है ना, इनका क्षेत्र है, वहाँ वो टकसाल, वो सिक्के चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा फरमान था जो आगे चलकर अंग्रेज़ों को बहुत शक्तिशाली बना देगा, ठीक है। ऐसी स्थिति आ गई थी कि 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने पूरा बंगाल अपने अधिकार में कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। ये बेसिक जानकारी अंग्रेज़ों के बारे में थी। इसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, और डेनिश के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा अंग्रेज़ों से संबंधित। आगे बढ़ने से पहले बता दूं बच्चों, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। बहुत बेहतरीन सरल भाषा में क्लास नोट्स बनाए गए हैं। पढ़कर आपको इतना आनंद आएगा कि कोई किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास नोट्स ले लीजिए और ये आप पढ़ते रहिए। वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स से रिवीजन करते रहिए, आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। बहुत कम समय में आप बहुत अधिक जानकारी ले लेंगे। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है उसको हल करके देखिए, उसका आप जवाब दे देंगे। 25% डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो श्री 25 ये इस्तेमाल कर लीजिए कूपन कोड। हमारे क्लास नोट्स आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, क्योंकि क्वालिटी से हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, और सबसे सस्ते मिलेंगे। तो हम बच्चों आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।